अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग जो है बाल मनोविज्ञान में CDP की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि चाहे DLED कर रहे छात्र हों, चाहे CTET की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेट या सुपर टेट या किसी भी प्रकार के टेट हो। ठीक है, तो सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है और आपको संपूर्ण CDP का ये सीरियल से वीडियो बना हुआ है। आप सीरियल से अध्ययन कर लीजिए, इससे बाहर का कुछ नहीं। तो आज की टॉपिक है आरंभिक पठन कौशल, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें, और जो तैयारी कर रहे हों आपके दोस्त मित्र जो भी हैं उनको भी आप वीडियो को शेयर करना न भूलें, और चैनल पर यदि नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आरंभिक पठन कौशल। पहला पॉइंट हमारा क्या है? पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। ये कथन किसका है? कैथरीन ओकानर का। कैथरीन ओकानर का कथन है। ठीक है, देखिए सर्किटो लिखता है, सर्किटो ही है, उसे आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को कहते हैं मौखिक पाठन। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को क्या कहते हैं? मौखिक पठन कहते हैं। पठन की क्रिया में आवश्यक है, तो पठन की क्रिया में क्या आवश्यक है? अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, पठन की क्रिया में क्या आवश्यक है? अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट है वह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निश्चित है, क्या कहलाती है? वाचन। वाचन क्या है? कि वह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निश्चित होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। इसमें पठन कौशल में। ठीक है ना, पठन कौशल में वाचन करते समय शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाचन से प्राप्त होता है। तो वाचन से क्या क्या हमें प्राप्त होता है? अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल, निर्गम, सस्वरता आदि। ठीक है ना, वाचन से हमें अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल, निर्गम, सस्वरता आदि प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पठन कौशल के उद्देश्य हैं। तो पठन कौशल के कुल कितने उद्देश्य हैं? 10 उद्देश्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथा अवसर भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ें। ठीक है, ये पठन कौशल का प्रथम उद्देश्य है। आपको बताया गया पीछे की पठन कौशल के कितने उद्देश्य हैं? तो 10 उद्देश्य हैं। 10 उद्देश्यों को हम लोग देख लेते हैं। पहला उद्देश्य क्या है? बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथा अवसर भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट है बालकों की वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। पठन की इस कला से छात्र मुंह व जिह्वा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। ये पठन कौशल का दूसरा उद्देश्य। ठीक है, पठन कौशल का दूसरा उद्देश्य क्या है? कि बालकों की वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है, और पठन की इस कला से छात्र मुंह व जिह्वा के उचित स्थान से
ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। ये पठन कौशल का दूसरा उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। ये पठन कौशल का तीसरा उद्देश्य इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना। वाचन के माध्यम से शब्द पूछा जाता है प्रश्न कि वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल कब दिया जाता है, तो पठन कौशल के तीसरे उद्देश्य के अनुसार। नेक्स्ट है, छात्र पढ़कर उसका भाव समझें तथा दूसरों को भी समझाएं। वचन का यह उद्देश्य है, वाचन का। तो ये चौथा उद्देश्य है। छात्र माने खुद पढ़ें, पढ़कर भाव समझें और दूसरों को भी समझाएं। ये वाचन का चौथा उद्देश्य है। नेक्स्ट, वाचन से अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल, निर्गम, सस्वरता आदि का सम्यक संस्कार प्राप्त होता है। ये पठन कौशल का पांचवा उद्देश्य है। वाचन से अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल, निर्गम, सस्वरता आदि का सम्यक संस्कार प्राप्त होता है। किस उद्देश्य में? पठन के जो है पांचवें उद्देश्य में। चलिए आगे देखते हैं। पठन या वाचन के द्वारा छात्र विराम, अर्ध विराम आदि चिन्हों का प्रयोग समझ जाता है। ये पठन का छठा उद्देश्य है। ठीक है ना। पठन के छठे उद्देश्य में हिंदी में आपको बताएं कि इसमें कहाँ अर्ध विराम लगेगा, कहाँ विराम लगेगा, उसका ज्ञान कराया जाता है। तो पठन या वाचन के द्वारा छात्र विराम, अर्ध विराम आदि चिन्हों का प्रयोग समझ जाता है। नेक्स्ट है, पठित अंश का भाव ग्रहण करना उद्देश्य है। ये पठन का सातवां उद्देश्य है। मीन्स पठित अंश का भाव ग्रहण करना पठन का सातवां उद्देश्य है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए थोड़ा गलती हो गई है, पठान लिख उठा है तो पठन ही है। पठन द्वारा त्रुटियों का निवारण करना, पठन द्वारा त्रुटियों का निवारण करना, ये पठन का आठवां उद्देश्य है। ठीक है ना। पठन का आठवां उद्देश्य जो है, पठन द्वारा हम त्रुटियों का निवारण करते हैं। नेक्स्ट है, वाचन शब्द भंडार में वृद्धि करता है। तो नौवां उद्देश्य, पठन का नौवां उद्देश्य जो है, ये वाचन शब्द भंडार में वृद्धि करता है। और वाचन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। ये पठन का 10वां और अंतिम उद्देश्य है यही, क्योंकि पठन के जो है कुल 10 उद्देश्य हैं। तो 10वां है, वाचन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। चलिए आगे देखते हैं। पठन कौशल के आधार हैं। तो पठन कौशल के कुल 2 आधार हैं। एक है वाचन मुद्रा और दूसरा है वाचन शैली। ठीक है ना। पठन कौशल के कितने आधार हैं? 2 आधार हैं। पहला वाचन मुद्रा, दूसरा वाचन शैली। नेक्स्ट पॉइंट समझ लिया जाए कि ये हैं क्या। तो बैठने, खड़े होने का ढंग, पठन सामग्री हाथ में ग्रहण करने की रीत तथा भावानुसार हाथ, पैर, नेत्र आदि अंगों का संचालन है। ये वाचन मुद्रा का है। मीन्स आदमी जब पढ़ता रहता है तो उसकी आँखें भी चलती हैं, हाथ भी, इशारे बने, मुंह भी। ये कौन सी मुद्रा? वाचन मुद्रा। कैसे बने खड़े होना है, आपको बैठना है, पठन सामग्री हाथ में कैसे लेना है, ये सभी जो है वाचन मुद्रा के। नेक्स्ट है भावानुसार स्वर की उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना है। तो ये वाचन शैली। ठीक है ना। पठन कौशल का ये दूसरा आधार है, भावानुसार स्वर की उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना। चलिए आगे देखते हैं।
पठन कौशल के गुण हैं, तो पठन कौशल के कुल कितने गुण हैं? 4 गुण हैं। ठीक है, पठन कौशल के 4 गुण हैं। चलिए क्रमानुसार उनको भी देखते हैं। प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना है, तो ये पठन कौशल का प्रथम गुण है। प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना पठन कौशल का प्रथम गुण है। अगला है पठन में सुंदरता के साथ प्रवाह होना, ये पठन कौशल का दूसरा गुण है। ठीक है ना, पठन कौशल का दूसरा गुण क्या है? पठन में सुंदरता के साथ प्रवाह होना। नेक्स्ट है मधुरता, प्रभाव, उत्पादकता तथा चमत्कार पूर्ण ढंग से आरोह अवरोह लिख उठा, अवरोह है। ठीक है ना, आरोह अवरोह के साथ वाचन होना चाहिए। मधुरता, प्रभाव, उत्पादकता तथा चमत्कार पूर्ण ढंग से आरोह और अवरोह के साथ वाचन होना चाहिए, पठन कौशल का तीसरा गुण है। नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना, ये पठन कौशल का चौथा गुण है। प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना पठन कौशल का चौथा गुण है। नेक्स्ट है पठन कौशल की शिक्षण विधि है। तो पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ देखिए, पहली है शब्द तत्व पर आधारित विधियाँ और दूसरा है अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियाँ। ठीक है ना, पठन कौशल के शिक्षण की कितनी विधियाँ हैं? 2 विधियाँ हैं, एक शब्द तत्व पर आधारित विधियाँ और दूसरी अर्थ ग्रहण पर आधारित विधि। नेक्स्ट पॉइंट है कि शब्द तत्व पर आधारित विधियाँ हैं, तो शब्द तत्व पर कुल 3 हैं। शब्द तत्व पर आधारित कितनी विधियाँ हैं? 3 हैं पठन कौशल की। एक है वर्ण बोध विधि, दूसरी है ध्वनि साम्य विधि और तीसरा है स्वर उच्चारण विधि। ठीक है ना, शब्द तत्व विधि में पठन कौशल की शब्द तत्व विधि जो है उसके 3 हैं, वर्णबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, स्वर उच्चारण विधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छात्रों को पहले वर्णों का ज्ञान कराया जाए। ठीक है, छात्रों को पहले वर्णों का ज्ञान कराया जाए, वर्णों में भी स्वर पहले और व्यंजन बाद में सिखाए जाए, फिर मात्राओं का ज्ञान, तत्पश्चात संयुक्त अक्षरों की जानकारी दी जाए। तो ये कौन से शिक्षा की विधि है? मैंने पठन कौशल की कौन सा शिक्षण? तो शब्द तत्व पर आधारित ये वर्णबोध विधि है। ठीक है ना, शब्द तत्व पर आधारित वर्णबोध विधि में छात्रों को पहले वर्णों का ज्ञान कराया जाता है, फिर वर्णों में भी पहले स्वर, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद मात्राओं का ज्ञान, फिर संयुक्त अक्षरों का जानकारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्णबोध विधि का संशोधित रूप है, तो वर्णबोध विधि का संशोधित रूप ध्वनि साम्य विधि है। ठीक है ना, ध्वनि साम्य विधि। अगला है समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाए। ठीक है, समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाए, तो ये है ध्वनि साम्य विधि। यहाँ गलत लिख उठा था, ध्वनि लिख उठा भाई, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। ध्वनि साम्य विधि में जो है समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाए। चलिए जैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल है राम, नाम, काम, साम, उदाहरण है किसके हैं? ध्वनि साम्य विधि के उदाहरण है। ठीक है ना, एक ही जैसे हम जैसे कोई भी जैसे काट, चाट, पाट, खाट, इस टाइप से जो भी है ध्वनि साम्य माने एक जैसे उच्चारण। अगला है अक्षरों एवं शब्दों को उनकी ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। इसमें 12 कड़ियों को आधार माना जाता है। इसमें स्वर की बिना व्यंजन नहीं सिखाए सकते। ये कौन सी विधि है? स्वर उच्चारण विधि। ठीक है ना, अक्षरों एवं शब्दों को
उनकी ध्वनि के अनुसार पढ़ा जाता है। इसमें 12 कड़ियों को आधार माना जाता है और इसमें स्वर के बिना व्यंजन नहीं सिखा सकते। ये स्वर उच्चारण विधि में, ठीक है। तीनों विधि आप समझ गए होंगे। चलिए, अब शब्द तत्व हो गया। अब इसके बाद है अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियाँ। तो अर्थ ग्रहण पर आधारित कितनी विधि है? कुल 6 विधि है। पहली है देखो और कहो विधि, दूसरी है वाक्य विधि, तीसरी है कहानी विधि, चौथी है अनुकरण विधि, पांचवी है संपर्क विधि, छठवीं है उपयुक्त विधि। तो अर्थ ग्रहण की कुल कितनी विधियां हैं? 6 विधियां हैं। पहली देखो और कहो विधि, दूसरी है वाक्य विधि, तीसरी है कहानी विधि, चौथी है अनुकरण विधि, पांचवी है संपर्क विधि, छठवीं है उपयुक्त विधि। ठीक है। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट है इसमें आपको बता दे, जो कंपटीशनल है, देखो और कहो विधि है। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है। देखो और कहो विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। अगला भी इम्पॉर्टेंट है। पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात तथा सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्रों का पालन होता है। तो ये देखो और कहो विधि में भाई ऐसे क्वेश्चन तो सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं जो पेडागॉजी से रिलेटेड हैं। तो इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात तथा सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्रों का पालन होता है। तो देखो और कहो विधि में। चलिए आगे देखते हैं। शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है। चित्र परिचित होने के कारण छात्र सरलता से शब्द से साहचर्य स्थापित कर लेते हैं तथा अध्यापक का अनुकरण करते हुए छात्र शब्द का उच्चारण करते हैं। ये कौन सी विधि है? यही है देखो और कहो विधि। ठीक है ना। देखो और कहो विधि क्या है कि शब्द से संबंधित वस्तु, जो भी शब्द हो से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है। जैसा कि आप कक्षा 1 में देखे भी होंगे, जैसे क लिखा है तो कबूतर भी बना होगा, ठीक, कबूतर लिखा भी होगा। तो इस ढंग से तो चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। तो बच्चे को जब भी सामने उसके कबूतर आएगा तो कहेगा क से कबूतर। ठीक है ना। इस ढंग से क से कमल, ऐसे फिगर बना रहेगा। तो नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है और चित्र परिचित होने के कारण छात्र सरलता से शब्द से साहचर्य भी स्थापित कर लेता है और अध्यापक का अनुकरण करते हुए छात्र शब्द का उच्चारण भी करते हैं। ठीक है। छोटे बच्चों को देखिए बहुत जल्दी रट जाता है। उनको कखा गघा अंगा अगर कहिए सीरियस लेकर भूल जाएंगे, लेकिन अगर फिगर दिखा दीजिए तो बोलेंगे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, इस टाइप से पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले वाक्य, फिर शब्द, तत्पश्चात वर्ण। ठीक है। पहले वाक्य, फिर शब्द, तत्पश्चात वर्ण, इस क्रम से छात्रों को वाचन का अभ्यास कराया जाता है। तो वाक्य विधि में, ठीक है ना, वाक्य विधि में पहले वाक्य और फिर शब्द, तत्पश्चात वर्ण, इस क्रम से छात्रों का वाचन कराया जाता है। अगला है छोटे छोटे वाक्यों से निर्मित कहानी चार्ट व चित्रों के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक इस कहानी को कक्षा में कहता है, तत्पश्चात शिक्षक कहानी को श्यामपट्ट पर लिखता है, वह पाठन कराता है, विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं। ये है कहानी विधि। तो वैसे भी तो समझ में आ जाएगी कि कौन सी विधि है, क्योंकि छोटे छोटे वाक्यों से निर्मित पहले कहानी चार्ट चित्रों के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और फिर शिक्षक इस कहानी को कक्षा में कहता है, फिर शिक्षक इस कहानी को श्यामपट्ट पर लिखता है और पाठन कराता है, विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं। तो ये है कहानी विधि। नेक्स्ट है अध्यापक एक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है
और छात्र उसे दोहराते हुए अनुकरण करते हैं। तो ये विधि है अनुकरण विधि। ठीक है ना। जब अध्यापक एक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है और छात्र उसे दोहराते हैं तो इस प्रकार की विधि है अनुकरण विधि। चलिए आगे देखते हैं। मॉन्टेसरी ने प्रचारित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, मॉन्टेसरी ने क्या प्रचारित किया था? संपर्क विधि को। ठीक है, संपर्क विधि मॉन्टेसरी ने प्रचारित किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले बालक को चित्र, खिलौना, वस्तुएं आदि से परिचित कराते हैं, पुनः उन वस्तुओं के कार्ड रखते हैं, कार्डों को आपस में मिला दिया जाता है और बच्चों को कहा जाता है कि जो कार्ड जिस वस्तु से संपर्क रखते हैं उसके आगे पुनः रख दें। इस अभ्यास से छात्र शब्द और वस्तु से परिचित हो जाते हैं। यह विधि क्या होती है? संपर्क विधि होती है। ठीक है ना। संपर्क विधि क्या है कि पहले बालक को चित्र, खिलौना, वस्तुएं आदि से परिचित कराया जाता है, फिर उनके सामने वस्तुओं के कार्ड रख दिए जाते हैं, फिर कार्डों को आपस में मिला दिया जाता है। अब बच्चों से क्या कहा जाता है कि जो कार्ड जिस वस्तु से संपर्क रख रहा हो या संबंधित हो उसके आगे वे कार्ड उसको पुनः रख दें। और इस अभ्यास से छात्र शब्द और वस्तु दोनों से परिचित हो जाता है। यह विधि संपर्क विधि है। नेक्स्ट पॉइंट, पठन के लिए बालकों के समक्ष उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। पठन के लिए बालकों के समक्ष उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। ये कौन विधि है? उपयुक्त विधि के माध्यम से। ठीक है, कौन सी विधि है? उपयुक्त विधि के माध्यम से पठन के लिए बालकों के समक्ष उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। अगली इम्पोर्टेंट है पॉइंट जो है, उपयुक्त विधि में आवश्यक है। तो उपयुक्त विधि में क्या आवश्यक है? दृष्टि का अभ्यास, मौखिक कार्य पर अधिक बल देना। ठीक है ना, दृष्टि का अभ्यास और मौखिक कार्य पर अधिक बल देना, ये उपयुक्त विधि में आवश्यक है। अगला है, वर्णों की समानता के चित्र दिखाकर किसी आशा मानचित्र को पहचानने का अभ्यास कराया जाता है। तो इसे उपयुक्त विधि ही कहते हैं। उपयुक्त विधि में ही वर्णों की समानता के चित्र दिखाकर किसी आशा मानचित्र को पहचानने का अभ्यास कराया जाता है। अगला है, उपयुक्त विधि का कार्य है। उपयुक्त विधि का कार्य है कि बालकों से आकृतियां बनवाकर उसमें रंग भरवाना एवं गिनना सिखाना। ठीक है ना, बालकों से आकृतियां बनवाकर उसमें रंग भरवाना एवं गिनना सिखाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाठन संबंधी त्रुटियां। तो पाठन संबंधी कुल 10 त्रुटियां होती हैं। ठीक है, कितनी? 10 याद रखने की है। पहला है अटक अटक कर पढ़ना, दूसरा है पठन के समय अनुचित मुद्रा, तीसरा है अशुद्ध उच्चारण, चौथा है वाचन में गति का न होना, पांचवा है दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई न देना, छठा है पाठ्य सामग्री का कठिन होना, सातवां है अक्षर तथा संयुक्त अक्षरों को संबंधी त्रुटि, आठवां है भाव अनुकूल आरोह अवरोह का अभाव, नौवां है वाचन संबंधी मार्गदर्शन का अभाव और 10वां है अध्यापक का व्यवहार। ठीक है, कुल पाठन की 10 त्रुटियां हैं, इनको याद रखेंगे। पहला अटक अटक कर पढ़ना, दूसरा पठन के समय अनुचित मुद्रा, तीसरा है अशुद्ध उच्चारण, चौथा है वाचन में गति का न होना, पांचवा है दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई न देना, छठवां है पाठ्य सामग्री का कठिन होना, सातवां है अक्षर तथा संयुक्त अक्षरों संबंधी त्रुटि, आठवां है भाव अनुकूल आरोह अवरोह का अभाव और नौवां है वाचन संबंधी मार्गदर्शन का अभाव, 10वां है अध्यापक का व्यवहार। ये 10 त्रुटियां पाठन संबंधी। नेक्स्ट है पाठन संबंधी त्रुटियों के निवारण का उपाय।
तो कुल 7 उपाय हैं निवारण के। पठन संबंधी जो 10 त्रुटियां हैं इनके लिए 7 निवारण हैं। क्या करना चाहिए अध्यापक को? पहले आवृत्ति पुनरावृत्ति, दूसरा स्थान परिवर्तन, तीसरा अस्पष्ट निवारण, चौथा चिकित्सा विधि, पांचवा पठन संबंधी उचित मार्गदर्शन, छठा कक्षा का आकर्षक वातावरण और सातवां है अनुकूल पाठ्य सामग्री का चुनाव। ठीक है ना? तो त्रुटियों के 7 निवारण हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। आवृत्ति पुनरावृत्ति और दूसरी स्थान परिवर्तन, तीसरा अस्पष्ट निवारण, चौथा चिकित्सा विधि और पांचवा पठन संबंधी उचित मार्गदर्शन, छठा है कक्षा का आकर्षक वातावरण और सातवां है और अंतिम है अनुकूल पाठ्य सामग्री का चुनाव। ठीक, तो आज की टॉपिक पूरी जो भी टॉपिक ली जा रही है पूरा समाप्त किया जा रहा है एक ही वीडियो में। तो आज की टॉपिक यही समाप्त होती है। जो भी इम्पोर्टेंट थे, जो इसमें इम्पोर्टेंट बन रहे थे, वो सब मैंने चूज कर लिया है। आप निश्चिंत रहें, इससे बाहर कुछ नहीं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और प्लीज़ ये चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने इष्ट मित्रों में भी वीडियो को शेयर करते रहिए। जिनको आवश्यकता हो, नहीं कि जिनको आवश्यकता ना हो उनको भी शेयर करें, तो जिनको आवश्यकता हो उनको आप शेयर करें। ठीक है, और आपकी सुविधा के लिए जो भी अब तक 24-25 वीडियो बने हैं उनके प्लेलिस्ट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, जिससे आप सीरियल से वीडियो चाहें तो एक तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।